गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल SNG स्टडी हब। आज हम लोग वास्तविक संख्या का पार्ट 5 शुरू करने वाले हैं, यानी 5वां पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस जो नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो मैंने प्रश्न पहले से ही लिख रखे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। अभाज्य गुणनखंड हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो 140 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो इसे सबसे पहले हम 2 से घटाएंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से हमें परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसी को हम लोग 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 156। 156 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें इस प्रकार से 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 39 और फिर 3 से ये कट जाएगा 13 बार में। तो इस प्रकार से 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 13, जिसे हम 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13 भी लिख सकते हैं। अगर 3825 का करें तो ये 5 से कट रहा है, तो 5 सत्ते 35, 3 5 छके 30 और फिर 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एका 25, 5 एका 5, 2 और 6 26, यानी 5 बार में 25, फिर 5 किया 15। और फिर यहाँ पर 153, तो 5 3 8 1 9, 3 से विभाजित है ये, तो 3 5 15, 3 1 3, फिर से ये 3 से कट जाएगा और 3 1 3, 3 7 21। तो इस तरह से अगर हम इसका गुणनखंड करें तो कुछ इस प्रकार से परिणाम आएगा हमारे सामने, 3 गुना 3 गुना 17, यानी इसे हम 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर गुना 17 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है हमारे पास 5005। तो अंत में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा, 5 एका 5, 0 0, फिर 1। क्या करते हैं, 7 से 7 ये विभाजित हो जाना चाहिए, 7 एका 7, 2 बच जाएगा, 0 7 दूनी 14, 3 7 चौके 28 हो जाएगा, और फिर 2 1 7 तिया 21, 143। 143 जो है वो 13 से विभाजित हो जाना चाहिए, 13 1 का 13 और फिर 13 1 का 13। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड हमें कुछ यूं प्राप्त हो रहा है, 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11। ठीक है, इसी प्रकार से इसको करेंगे 7429 को। तो 7429 में ये 17 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में 29 है, 17 चौके 68 हो जाएगा, और फिर शेष रह जाएंगे यहाँ पर 6, 17 तिया 51, और फिर 119, यानी 17 सत्ते 119 होता है। इसके बाद आप इसे जब विभाजित करोगे तो ये 19 से विभाजित होगा, 19 दूनी 38 और 19 5 शेष रह जाएगा 57, 19 दिया 57। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड हमें प्राप्त होगा 17 गुना 19 गुना 23। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी किसी भी दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ना। इसी प्रकार से यहाँ आगे हमें प्रश्न है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग पहले पार्ट में सीख चुके थे कि किसी भी दिए गए दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें इनका HCF और LCM निकाल करके इसी नियम के सत्यता की जांच भी करनी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों का HCF और LCM निकालेंगे, और उसके बाद हमें ये जांच करना है कि क्या इन दो संख्याओं को गुना करके इसके HCF और LCM आते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 26 का गुणनखंड 2 और 13 होगा,
और 91 का गुणनखंड अगर हम करें तो 91 जो है ये 7 से कट जाएगा 13 बार में, 7 एक का 7 और 7 या 21। ठीक है, तो इस प्रकार से 26 का गुणनखंड हमें मिल रहा है 2 गुना 13 और 91 का गुणनखंड हमें मिल रहा है 7 गुना 13। तो हम देख सकते हैं कि 13 जो है ये इन दोनों ही संख्याओं के गुणनखंड में मौजूद है। तो एचसीएफ के बारे में हम लोग क्या सीख चुके हैं कि संख्याओं के गुणनखंड में जो भी उभयनिष्ठ संख्या होती है वही उसका एचसीएफ होता है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 26 और 91 जो है वो कितना हो जाएगा 13। और अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के बारे में हम लोग क्या सीख चुके हैं कि जो उभयनिष्ठ संख्या है उसको सिर्फ एक बार लेते हैं और शेष संख्याओं को हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 2 गुना 7 गुना 13 हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14, 14 गुना 13, 14 तिया 42 का 2 हाथ में रहा 4, 14 एक का 14, 4 18, 182। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम 182 आ जाएगा और एचसीएफ इसका कितना है 13। तो अब हमें ये जांच करना है कि क्या ये इस नियम का पालन करता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल अगर हम निकालें तो यहाँ पर जो दो संख्याएं हैं वो संख्याएं क्या क्या है 26 और 91। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो हमारे लिए यहाँ पर 26 और 91 के गुणनफल से प्राप्त होगा, यानी कि 26 को 91 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार से 26 एक का 26 का 6, हाथ में हमारा शेष रह गया 2। ठीक है, अब 26 को 9 से गुना करना, तो 26 को 9 से नहीं कर सकते हैं तो 9 को 26 से कर लेंगे। 9 6 54 का 4, हाथ में रहा 5, 9 दूनी 18, 5 23, यानी 234 और ये 2 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 236। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका गुणनफल आ गया हमारा 2366। अब हमें चेक करना है क्या कि इसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना होता है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर हम चेक करें इसका तो हमें 13 और 182 को गुना करना होगा, 13 और 182 को। तो 13 दूनी 26 का 6, हाथ में रहा 2, 13 अट्ठे 104, 2 106 का 6, हाथ में रहा 10 और 13 एक 13 10 23। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो भी 2366 है और इसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी जो है वो कितना है 2366 ही है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी दी गई दो संख्याओं के लिए उनका गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इसी प्रकार से हम लोग ये प्रश्न भी करेंगे। इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे 510 और 92 का गुणनखंड करेंगे, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी साथ साथ करते जाइए। 510 का पहले गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से विभाजित है, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अब ये 5 से कटेगा तो 5 25 51 और फिर ये 3 से विभाजित है 17 तिया 51। तो इस प्रकार से हमें 510 का गुणनखंड प्राप्त हो गया 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। अब अगर 92 का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा 2 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 23। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 92 का गुणनखंड प्राप्त हो रहा है 2 गुना 2 गुना 23। तो इस प्रकार से अगर एचसीएफ की बात करते हैं हम तो दोनों में सिर्फ 1 2 ही है जो उभयनिष्ठ संख्या है, इसके अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 510, 92 जो है वो 2 होगा और एलसीएम जब हम निकालेंगे तो ये 2 सिर्फ एक बार आएगा, बाकी सभी संख्याएं गुना हो जाएंगी। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। ठीक है, तो इस प्रकार से तो इतने लंबी संख्याओं को गुना हम कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं हमेशा जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो जिस संख्या का हमें टेबल आता है एक उस संख्या को लेते हैं और एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसका टेबल हमें नहीं आता है। जैसे 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 6 17 छक्के 102 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60 गुना 17 गुना 23। ये परिणाम कुछ इस प्रकार से हो गया।
अब इसको क्या करेंगे हम, 17 का पहाड़ा में आता है तो पहले इस 6 को 23 से गुना कर लेंगे। तो 6 तिया 18 का 8 हो गया, हाथ में रहा 1, 6 दूनी 12, 1 13, और इसको अब आराम से हम 17 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, 136, 17 तिया 51 और 13, 51 13 64 का 4, हाथ में रहा 6 और ये 23। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका गुणनफल जो है वो 23,460 आ जाएगा। अब हमें जांच करना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, जब हम दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे तो हमारे पास जो परिणाम प्राप्त होगा वो 510 गुना 92 करने पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 510 गुना 92 करेंगे तो 51 दूनी होता है 102, हाथ में शेष हमारे पास 10 रह गया, और 9 1 का 9 और 9 पचे 45, तो 459 और 10 तो 469 हो जाएगा। ये 10 शेष था वो जुट के 469। अब इसका एचसीएफ गुना एलसीएम करते हैं हम लोग। तो एचसीएफ गुना एलसीएम अगर हम करें तो हमें कुछ नहीं करना है, 2 को गुना करना है 23,460 से। तो 2 गुना 0 0, 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से इन दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम जो है वो क्या हो रहा है, आपस में बराबर आ रहा है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न है इसमें, वो प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। 336 और 54, तो जो लिखना चाहते हैं वो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब इसी में अगला प्रश्न है 336 और 54 का। ठीक है, तो सबसे पहले 336 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 336 2 से आसानी से कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 6 के 12 और 2 8 16। फिर ये 2 से विभाजित है तो 2 8 16 और 2 चौके 8। फिर से 2 से विभाजित है तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 से विभाजित है, अब ये 3 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से हमें 336 का गुणनखंड प्राप्त हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब अगर 54 का गुणनखंड हम निकालते हैं तो ये 2 से विभाजित है 27 बार में, और फिर ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 54 के अभाज्य गुणनखंड को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो अब अगर इसका एचसीएफ हम देखें तो इस दोनों के गुणनखंड में सिर्फ 2 चीज हमें ओवरिष्ट नजर आ रही है। एक तो ये 2 दोनों में है, इसके अलावा 1 3 जो है वो दोनों में। तो इस प्रकार से अगर हम इसके एचसीएफ को लिखें तो एचसीएफ ऑफ 336 और 54 जो है वो कितना हो जाएगा, 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी कि 6। और अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के लिए सिंपली 2 गुना 1 2 3, ये चारों 2 आ जाएंगे, और फिर ये 3, ये दोनों एक ही बार आ जाएगा, और फिर ये 2 3 अलग से, और फिर जो शेष है 7। इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुना करना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, तो 48 हो गया इधर, और गुना 3 तिया 9 गुना 7। तो इसको और सरल रूप में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले 7 से 48 को गुना कर लेते हैं। तो 7 8 56 का 6, आप फिर 5 7 चौके 28 5 33 और गुना 9। ठीक है, तो 9 से गुना कर लेंगे इसको। तो अब हमारा परिणाम 9 चौके 54 का 4, हाथ में रहा 5, 9 तिया 27 5 32 का 2, हाथ में रहा 3 और 9 तिया 27 3 30। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम जो है वो 3024 हो गया। अब हमें जांच करना है दो संख्याओं का
गुणनफल। तो आप वीडियो पॉज करके पहले इस संख्या का गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद से भी अब पहले निकालें, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये होगा। तो अब तक आप लोगों ने अपना परिणाम निकाल लिया होगा। तो आइए देखते हैं, अब हमें क्या करना है, जांच करना है। तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल निकालें हम, तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। तो ये जो दो दी गई संख्या है 36 और 54 को गुना करके, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 336 गुना 54। अगर आप 54 को देखें तो 9 और 6 को गुना करने पे 54 आ जाता है, यानी 336 गुना 9 गुना 6। तो 336 को 9 से गुना हम लोग पहले ही कर चुके हैं, 3024 हो चुका है। इसको बस 6 से गुना करना है। ठीक है, तो 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 का 4, हाथ में रहा 2, 14 और फिर 6 तिया 18। इस प्रकार से हमें ये परिणाम प्राप्त हो जाएगा। और अब हम जांच करते हैं इसके एचसीएफ और एलसीएम की। तो इसका एचसीएफ आया था 6 और इसका एलसीएम आया था 3024। तो आप समझ पा रहे हैं कि सेम यही चीज अभी तुरंत हम लोगों ने किया था, तो स्वाभाविक है कि इसका परिणाम भी उतना ही आएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों आपस में क्या है, समान है। आइए विचार करते हैं अब कुछ और प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमें इन तीन दी गई संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 छके 12 और 2 तिया 6। फिर 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 पचे 15 और फिर 21 का अगर गुणनखंड करें तो 3 सते 21। तो 12 का गुणनखंड जो है वो 2 का स्क्वायर गुना 3 के रूप में है। 15 का गुणनखंड 3 गुना 5 है और 21 का गुणनखंड 3 गुना 7 है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 3 जो है वो तीनों ही संख्याओं के गुणनखंड में आ रहा है। इसलिए 12, 15 और 21 इन तीन संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 3 हो जाएगा। और जब एलसीएम की बात करेंगे हम लोग, तो 12, 15 और 21 का एलसीएम जो है वो हमें 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 गुना 7 करने पर प्राप्त हो जाएगा। यानी 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60 और 60 6 सते 42 420। तो इस प्रकार से ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आइए विचार करते हैं इस प्रश्न पर। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 17, 23 और 29 तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, यानी ये तीनों ही एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित होने वाली नहीं। इसलिए सही 17 का गुणनखंड जो है वो हमें 17 गुना 1 के रूप में मिलेगा। 23 का गुणनखंड हमें 23 गुना 1 के रूप में मिलेगा और 29 का गुणनखंड हमें 29 गुना 1 के रूप में मिलेगा। तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 1 के अलावा इन तीनों ही संख्याओं के गुणनखंड में कोई अन्य संख्या नहीं है, इसलिए इन तीनों का एचसीएफ 1 हो जाएगा। और जब एलसीएम निकालेंगे तो सीधे तौर पर हमें इन तीनों ही संख्याओं को गुना करना पड़ेगा, यानी 17 गुना 23 गुना 29। तो जब हम 17 गुना 23 गुना 29 करेंगे तो 29 और 23 को जब गुना करेंगे तो 9 27 का 7 3 18 6 6, तो 667, यानी 17 गुना 667। अब फिर 17 से इसको हम आसानी से गुना कर सकते हैं, 119 113 का 3 11 113। तो इस प्रकार से ये इसका एलसीएम प्राप्त होगा। 8, 9 और 25 इसका भी हमें एचसीएफ और एलसीएम। तो 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये 2 का घन हो जाएगा, 9 का 3 का स्क्वायर और 25 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें भी 1 के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 8, 9 and 25 इज इक्वल टू 1। और जब एलसीएम निकालेंगे तो इन सभी को हमें गुना करना होगा। 8, 9 और 25 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें
2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 8 9 72 गुना 25। तो 72 गुना 25 करेंगे हम लोग। 25 दूनी 50 का 0, हाथ में रहा 5 और 25 सबसे 175, 5 180। तो इस प्रकार से ये हमारा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हमें एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का कि 9 है, ठीक है। तो हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये एक फॉर्मूला पर है जो हमने सीखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया गया है। तो दिया क्या गया है कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। तो ज्ञात करना है हमें इसका एलसीएम। तो ज्ञात करना है कि एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 1। तो चूंकि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर हम लोग सीख चुके हैं कि ये दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो यहां से अगर हमें सिर्फ एलसीएम निकालना है तो इस एचसीएफ को उधर लेके जाएंगे। इसका मतलब है कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, ठीक है। तो अब मान रख लेंगे हम लोग। तो दोनों संख्याएं क्या क्या है, तो 306 गुना 657 और बटे का 9। तो हम देख पा रहे हैं कि 9 से ये कट जाएगा। तो 9 3 27 और 9 चौके 36, 34 बार में ये विभाजित हो गया। यानी एलसीएम निकालने के लिए अब हमें करना क्या है, 34 गुना 657 करना है। तो आप इसको आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं 34 को। इससे हमारा काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब हमें सिर्फ एक बार 17 से गुना कर लेंगे और फिर उसका डबल कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको गुना करोगे, आप गुना करके देखेंगे तो इसका मान जो है, मैं कर लेता हूं तो अगर आपने किया होगा तो आपको कुछ इतना मान प्राप्त हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम कितना आ गया, 22,338, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः एलसीएम ऑफ 306 और 657 वो कितना आएगा, 22,338। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें कहा गया कि ये जांच करके बताना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए क्या संख्या 6 पे पावर n अंक जो है वो शून्य पर समाप्त हो सकती है। समाप्त होने का मतलब कि क्या इसका इकाई अंक शून्य हो सकता है। अगर n के जगह हम कोई प्राकृत संख्या रखे हैं, कहने का मतलब कि 6 पर अगर पावर 3 दे, 4 दे, ठीक है, 5 6 या कोई भी प्राकृत संख्या अगर इसके पावर के रूप में हम लें, तो क्या उसको सरल करने पर हमें कभी ऐसी संख्या मिल सकती है जिसका कि इकाई अंक 0 हो, यानी कि वो शून्य पर समाप्त हो। तो इसका बेसिक भी हम लोग पिछले पार्ट के वीडियो में समझ चुके थे कि अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो इसके लिए आवश्यक है कि वो संख्या क्या होगा, 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब कि उसके गुणनखंड में जो है 2 और 5 आएगा। तो इसी चीज को समझते हुए हम लोग आगे इसको बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि यदि कोई संख्या शून्य अंक पर समाप्त होती है तो वह संख्या 10 से विभाजित है। अर्थात उस
संख्या के गुणनखंड में, उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 होगा। अब ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5। अब चूंकि 6 पे पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 का पावर n, यानी कि 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर n। तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसके गुणनखंड में कहीं भी 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि शून्य पर वही संख्याएं समाप्त हो सकती है जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आता है। तो इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि यह संख्या जो है, ये जो 6 पे पावर n के फॉर्म में, जहां n कोई भी प्राकृतिक संख्या है, वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि चूंकि 6 के पावर n में के अभाज्य गुणनखंड में, इसमें अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में कौन नहीं है? 5 नहीं है। इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसको एक बार फिर से आप समझ लें कि हम सभी इस चीज से वाकिफ हैं कि कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है तो वह संख्या जो है 10 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। और अगर कोई संख्या 10 से विभाजित है, कहने का मतलब कि उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएगा, क्योंकि 10 का गुणनखंड करने पर क्या होता है? 2 और 5 प्राप्त होता है। अब अगर आप 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड को देखें तो 6 को हम 2 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 शामिल नहीं है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये दिखा दिया। इसी प्रकार से ये जो 6n अभी आप देख रहे हो, इसकी जगह कोई और संख्या भी दी जा सकती है। जैसे आपको 8n भी दिया जा सकता है, क्योंकि 8 का भी अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो उसमें 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोई अन्य संख्याएं भी दी जा सकती है। आप ये नहीं सोचेंगे कि हमेशा आपको प्रश्न में 6 पे पावर n ही आएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर हमें ये व्याख्या करना है कि ये जो 2 संख्याएं दी गई है, ये भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो प्रश्न से ये स्पष्ट है कि ये भाज्य संख्याएं तो है, इसलिए पूछा गया है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हमें ये बताना है कि ये संख्याएं भाज्य क्यों है। तो भाज्य संख्या की जो परिभाषा है वो क्या है कि कोई भी संख्या अगर एक और खुद से विभाजित होने के अलावा भी किसी अन्य संख्या से क्या हो? विभाजित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो बस हमें ये दिखाना है कि ये जो संख्याएं दी गई है, ये एक और स्वयं के अलावा भी किसी और से विभाजित होती है। तो पहला जो संख्या है वो आप देख सकते हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, यानी कि यहाँ पर 2 अलग अलग चीज है। तो दोनों ही पक्ष में आप देख सकते हैं 13 उभयनिष्ठ है। तो आप 13 यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे तो इसके पास 11 और 7 बचेगा और इसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार से हम इसे 11 गुना 7 77 जोड़ 1 यानी कि 13 गुना 78 लिख सकते हैं। तो अब ये जो संख्या है वो हमें 13 और 78 को गुना करने पर प्राप्त होने वाली है। मतलब वो संख्या जो भी होगी वो 1 से तो विभाजित होगा ही, और इसके परिणाम जो आएंगे उससे भी वो विभाजित होगा, और इसके साथ साथ इसके गुणनखंड में 13 और 78 भी है। तो इसका मतलब है कि वो जो भी संख्या निकलेगा उसके 4 गुणनखंड तो हमें ऐसे ही स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या क्या होगी? स्वाभाविक रूप से भाज्य संख्या होगी। तो यहां लिखेंगे क्या? चूंकि संख्या के
2 से अधिक गुणनखंड हैं। इसलिए यह संख्या क्या है, यह संख्या जो है भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से आप इसे भी दिखा सकते हैं, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 को, तो इस दोनों में 5 उभयनिष्ठ है, तो यहां से 7 6 4 3 1 से गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा इतना, और इसको जोड़ करके जो भी परिणाम आएगा, ठीक है, वो इसके साथ गुना में रहेगा। तो फिर से जो संख्या प्राप्त होगी उसके भी 2 से अधिक गुणनखंड स्वाभाविक रूप से हो जाएंगे, इसलिए वो संख्या भी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो जैसे इसे लिखा है हमने लैंग्वेज में, वैसे आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, सेम टू सेम, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखने में प्रश्न काफी लंबा सा लग रहा है, मगर इसका हल जो है वो बहुत ही आसान है। तो इसमें कहा गया है कि कोई खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है, जिस पर कि सोनिया जो है 18 मिनट लगाती है इसके एक चक्कर को पूरे करने में, जबकि एक और व्यक्ति है रवि, ये जो है सिर्फ 12 मिनटों में ही एक चक्कर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर परिस्थिति क्या दी गई है, आप इसे समझिए। मान लीजिए कि ये वो वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर सोनिया जो है यहाँ से इस दिशा में दौड़ना शुरू करती है, ठीक है, और 18 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद, 18 मिनट के बाद वो फिर से वापस यहाँ आती है। इसी प्रकार से रवि भी दौड़ना शुरू करता है। तो यहाँ एक परिस्थिति दी गई है कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, और साथ ही एक ही दिशा में भी। कहने का मतलब कि अगर सोनिया यहाँ से शुरू कर रही है तो रवि भी दौड़ना यहीं से प्रारंभ कर रहा है। अगर सोनिया इस दिशा में दौड़ रही है तो रवि भी इसी दिशा में दौड़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, और सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट के बाद यहाँ पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो हमें ये पता करना है कि कितने समय के बाद वे फिर से प्रारंभिक स्थान पर ही मिलेंगे। कहाँ पर, इसी स्थान पर ये फिर से कब मिलेंगे। तो इस चीज को पता लगाने के लिए हमें इनके द्वारा लगाए जाने वाले चक्कर का क्या निकालना होगा, एलसीएम, ठीक है। तो रवि और सोनिया को वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में क्रमशः 12 मिनट तथा 18 मिनट लगते हैं। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय एलसीएम ऑफ 1812 से ज्ञात होगा। तो 18 का अगर हम गुणनखंड करें तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6 तिया 18, और 12 को अगर लिखें तो 2 दूनी 4 तिया 12। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के गुणनखंड में 1 2 और 1 3 उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसलिए एलसीएम ऑफ 1812 अगर हम निकालें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2, ये दोनों 2 उभयनिष्ठ है तो एक बार आएगा, और ये दोनों 3 उभयनिष्ठ है तो ये भी एक बार ही लिया जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 या 12 या 36। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 36 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद जो है रवि और सोनिया फिर से इसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया 36 मिनट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें। और बहुत जल्दी हम इस प्रश्न पाठ के अगले
पार्ट को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।